हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपके UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं। हमने आपका एजुकेशन का, जो कि आपका जून 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का प्रीवियस पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आपके 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने आपके 75 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। आज हम आपका 76 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सीक्वेंस वाइज जो है आपकी सारी वीडियो जो है अरेंज कर रखी है, तो ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर है आपका 76। आज हम करेंगे 76 से स्टार्ट। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के प्रशासनिक अवरोधों को पहचानिए। तो आपका फिर से जो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन इन्होंने दे रखी है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि जब आपने तीनों पार्ट देखे होंगे तो उसमें आपके समावेशी से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो इसी वजह से जो है आपको जब प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आ जाता है क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको किन पर ज़्यादा फोकस करना है, और ऐसी कौन सी यूनिट है अगर आप उन्हें कम भी पढ़ते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर करने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका समावेशी शिक्षा, इसके बारे में बताना है, प्रशासनिक अवरोध को पहचानना है। तो यहाँ पर आपके पास ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है प्राधिकारियों द्वारा निगरानी का अभाव। सेकंड है आपका सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों को कार्य से मुक्त करना। अभिभावकों को सीधे विद्यालय से वजीफा छात्रवृत्ति लाने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे आपका बाल दुर्भाग्य के बारे में मौन रहना। आगे अभिभावक अध्यापक संघ की आवधिक बैठकों का आयोजन। तो ये 5 है आपके ऑप्शन। तो अगर आप इसमें अवरोध को पहचानना चाह रहे हो तो आप नेगेटिव और अपना पॉजिटिव पॉइंट में जो है इन चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए। आप अपने आंसर पर जो है बिल्कुल सही पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहला अभाव दे रखा है, तो ये तो चीज़ सही है, क्योंकि प्रशासनिक अवरोध पूछा है और आपका यहाँ प्राधिकारियों की निगरानी का अभाव है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये जिसमें है वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपके दो तो ऑप्शन ऐसे ही कट गए, आपका ना तो थर्ड होगा ना ही आपका फोर्थ। तो यहाँ पर दूसरा डिस्कस करते हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षणों हेतु अध्यापकों को कार्य से मुक्त करना। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपका विरोध नहीं है, तो इस वजह से बी भी नहीं होगा। और जब आपका बी भी नहीं होगा तो आपका सीधा आंसर बच जाता है सेकंड। तो आपका सेकंड आंसर ही इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर है आपका आगे एक और ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, वो है डी। डी भी देख लेते हैं, बाल दुर्व्यवहार के बारे में मौन रहना। तो ये तो चीज आपका अवरोध है, गलत चीज है, तो इस वजह से डी भी यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर एक ऑप्शन बचा, अभिभावक अध्यापक संघ की आवधिक बैठकों का आयोजन। तो ये तो चीजें सही है, तो इसी वजह से जो है आपका सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें आपको लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 करके और आपकी लिस्ट सेकंड। तो ये है आपका सबसे पहले सापेक्ष वंचन सिद्धांत, इसके बाद है आपका द्वंद्व सिद्धांत, इसके बाद है आपका संरचनात्मक या फिर आपका प्रकार्य, यहाँ है आपका राजनीति सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आपको इन सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना होगा, तो ही आप इन क्वेश्चन को सही करोगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चीज़ें आपकी छोड़ देते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी। अगर आप चाहते हो आपका GRF आपको मिले, आप चाहते हो आपका नेट क्लियर हो, तो इन चीज़ों पर जो है आपको फोकस रखना ही होगा। तो आपका सबसे पहले है सापेक्ष वंचन सिद्धांत। तो ये आपका क्या होता है, ये एक ऐसा विश्वास है जो आपके सामाजिक द्वंद्व का उदय तब होता है जब आपके सामाजिक समूह एवं आपके परिवेश समूह की तुलना को स्वयं में बुरी अवस्था में महसूस करता है। तो आपका एक क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका द्वंद्व। द्वंद्व सिद्धांत आपका क्या होता है, जब आपके मार्क्सवाद से ही आपका सर्वाधिक जोड़ा गया। जहां पर आपको द्वंद्व सिद्धांत दिखेगा वो आपका मार्क्सवाद से ही रिलेटेड होता है, तो इस वजह से आपका बी का फोर्थ हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी संरचनात्मक आपका प्रकार्य। यह किस चीज में विश्वास करता है कि शिक्षा जैसी भी किसी एक प्रमुख एजेंसी का उद्देश्य बच्चों व किशोर को सामाजिक बनाना है, उनका समाजीकरण करना है, या यही आपका संरचनात्मक कहता है, प्रकार्यवाद करता है, जो हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका डी। डी में क्या है आपका, ये हो गया आपका राजनीति सिद्धांत। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि जैसी अवधारणा के अर्थ को स्पष्ट करता है। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 78। 78 में आपका क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपकी सूची दे रखी है। इसके बाद दूसरी तरफ भी आपकी सूची सेकंड जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहला आपका क्या दिया है इन्होंने,
कि आपकी शैक्षिक मीडिया सॉफ्टवेयर सामग्री का डिजाइन करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर आपकी कुछ एजेंसी दे रखी है, उनका किस किस का काम आपका कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर या फिर आप कह सकते हो इस तरह की जो आपकी सामग्री को डिजाइन करता है, तो ये काम होता है आपका केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, आप कह सकते हो CIET का ही काम होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, डिजाइन करता है। तो आपका ए का जो है आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर मॉडल पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना। तो ये तो आप आराम से निकाल दोगे। आपकी जो बुक्स होती है इन्हें कौन बनाता है, टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर कौन करता है, तो आपका एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो है आपका NCERT, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो SCERT। तो यहाँ पर NCERT नहीं दिया तो आप यहाँ पर जा सकते हो SCERT के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, बुकों को बनाना SCERT का और आपका NCERT का दोनों का। NCERT आपके नेशनल लेवल पर, SCERT जो है आपके राज्य के लेवल पर। तो यहाँ पर इन्होंने राज्य वगैरह नहीं लिखा, तो सीधा आप SCERT की तरफ जा सकते हो। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। आगे बात करते हैं आपका उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को डिग्री प्रदान करना, साथ ही साथ स्वीकृति प्रदान करना किसका काम होता है, तो ये आपका काम होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आपका UGC, ठीक है। UGC इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास के समन्वय एवं अनुवीक्षण करना, ये किसका काम होता है, ये होता है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, ठीक है। जहां पर भी आपको देखो NCET दिख जाएगा वो आप टीचर के साथ चले जाओ, SCERT दिख जाएगा बुक के साथ चले जाओ, राज्य के साथ चले जाओ, UGC दिख जाएगा आपको हायर एजुकेशन में चले जाओ, चाहे वहां पर टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हो या फिर आपके वहां पर रिसर्च की बात कर रहे हो, अनुदान देने की बात कर रहे हो, तो वो सब UGC के अंडर आ जाएगा, लेकिन हायर एजुकेशन में। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर CIET, ये आपका सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करता है एजुकेशनल फील्ड में। तो इस प्रकार से जो है आपके चारों चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। एजुकेशनल बॉडीज है ये आपकी, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ पर है 79 में क्या दिया है, आपकी संभाव्यता नमूनाकरण की विशेषता नहीं है आपकी। तो यहाँ पर आपका सैम्पलिंग फ्रेम्स का उपयोग, इसके बाद है आपका B स्पष्ट रूप से परिभाषित नमूना चयन प्रक्रिया, इसके बाद आपका नमूनाकरण त्रुटि का अनुमान लगाने की असंभावना, इसके बाद आपका सब्जेक्ट या फिर न्याय दर्श में पक्षपात पूर्ण चयन करना। तो यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शन हो गए। तो इसमें जो है आपका जो है सब्जेक्ट हो गया पक्षपात पूर्ण चयन करना, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो D तो आपकी बिल्कुल सही इन्होंने दे रखा है, क्योंकि विशेषता नहीं है वो ही पूछा है। तो एक तो D आपका थर्ड में और एक आपका फोर्थ में। अब बात करते हैं A में क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम्स का उपयोग, तो ये भी चीज आपकी सही दे रखी है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन जो आपका C है नमूनाकरण त्रुटि का अनुमान लगाने की असंभावना, तो ये चीजें आपकी गलत दे रखी है, तो इस वजह से जो आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं आपका 80 पर चलते हैं अपना। तो इसमें है आपका गर्भधारण के दौरान जब सामान्य 46 गुणसूत्र की बजाय 76 गुणसूत्र होते हैं तो वह कारण बनता है। ऐसा क्या कारण है, जब आपके 46 गुणसूत्र जो है आपके सभी नॉर्मल ये सामान्य व्यक्ति या बच्चों में होते हैं, लेकिन जब आपके 47 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं तो उसका क्या कारण है। तो यहाँ पर है आपका मानसिक मंदता या फिर बौद्धिक असक्षमता का कारण, या फिर आपका शारीरिक क्षति बाधिता का कारण श्रवण क्षति होती है, या फिर आपका दृष्टि बाधिता होती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट भी आपका सही है, सेकंड आपका नहीं होने वाला। तो आपकी मानसिक क्षति इसमें हो जाती है। तो चलते हैं आगे पर 81 में आपका क्या दे रखा है, फ्राइड के अनुसार केवल है। तो यहाँ पर आपकी फ्राइड के अनुसार जो है चीजें पूछी गई है कि आपकी 1 मूल प्रवृत्ति है, आपकी 2 मूल प्रवृत्ति है, या फिर आपकी 3 मूल प्रवृत्ति दी होती है, या फिर आपके यहाँ पर 4 मूल प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने आपकी 2 मूल प्रवृत्ति बताई थी। आप मुझे कमेंट करके बताओगे ऐसी कौन सी 2 मूल प्रवृत्ति थी जो आपकी फ्राइड के अनुसार दी गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात करते हैं 82 में क्या है आपका सूक्ष्म शिक्षण, आपका माइक्रो टीचिंग से भी क्वेश्चन बन जाता है। हर बार आपका इससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले जाता है, इतना डीप में आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन बनता है। या तो ये किसने दिया, इसकी रिसाइकल के बारे में पूछ लेंगे, पूरी साइकिल में टाइम कितना लगता है। तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, उसी से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें क्या है आपकी की सफलता के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आपका
पुनः अध्ययन, अध्यापन, प्रतिपुष्टि, योजना, पुनः योजना। तो यहाँ पर क्या है, रीटीच, टीच, फीडबैक, प्लान या फिर रीप्लान। तो आपको तो पता है जो री वाली चीज होती है आपकी बाद में होगी, तो सीधा ऑप्शन में देखो, अगर ए जिसमें भी पहले दिखाई दे रहा है तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपका रीटीच इन्होंने पहले दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आपका ऐसे इसमें फोर्थ भी गलत हो जाएगा। और आपका यहाँ पर सी और डी में ही देखना है आपको। सी क्या है आपका प्रतिपुष्टि और डी क्या है आपका योजना बनाना। तो यहाँ पर जो है प्रतिपुष्टि, फीडबैक तो आप बाद में दोगे, तो इसी वजह से तो सीधा आपका आंसर निकल गया थर्ड जो है आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा आपका, आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लान करोगे, प्लान के बाद क्या करोगे आप वहां पर टीच करोगे, टीच के बाद क्या करोगे आप फीडबैक लोगे, और फीडबैक के बाद अगर देखोगे इस चीज में ये कमी है तो उसे क्या करोगे, दोबारा से रीप्लान करोगे, फिर उसके बाद दोबारा से रीटीच करोगे। तो इस तरीके के स्टेप जो है यहाँ पर होते हैं। तो इस वजह से जो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 में क्या आपका पूछा है, मॉक्स का आपका तीसरा भाग कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर मूल्यांकन, संदर्भ, वीडियो, वेब लिंक, और यहाँ पर ये आपके इस प्रकार से ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। तो इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संदर्भ, और आपका वेब लिंक ही इसका तीसरे भाग के अंदर आता है। ये सब जो आपके फर्स्ट और थर्ड के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो आपका संदर्भ हो गया, वेब लिंक हो गया, यही आपके थर्ड भाग में आते हैं। इसके पूरे 4 भाग इंक्लूड होते हैं। मॉक्स को जो है आपके 4 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, आपको देखना है उनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो आपके थर्ड के पार्ट में क्या आ जाएगा, आपका वेब लिंक आ जाएगा और आपका संदर्भ आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 84 में क्या है आपका, गांधी जी का मानना है। तो यहाँ पर क्या इससे क्वेश्चन दे दिया, गांधी जी से क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ रखा है। तो अध्यापक आत्मत्यागी हो। चलिए आगे देखते हैं। लड़कियों और लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसे तो कभी भी आपका गांधी नहीं कहेंगे, या फिर आपका कोई भी इस तरीके से नहीं कहेगा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपका बी जो है आप कैंसिल कर दो। तो आप इसमें भी सेकंड में भी कट गया, और आपका फोर्थ में भी, या तो आपका ए होगा या फिर आपका सी होगा। आगे बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम जो है क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने दिया है अध्यापकों को अपनी आजीविका का निर्वाह जो है साधारण बात करना चाहिए। तो ये भी बात इन्होंने कही थी। तो आपका ए भी ठीक हो जाएगा, डी भी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं अध्यापक का आधार, अधिगम का आधार रुचि होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वजह से जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका थर्ड है ये भी इन्होंने गलत दे रखा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम जो है क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। लेकिन जो है ऐसा गांधी जी का मानना नहीं था। उन्होंने आपकी पूरी ही भाषा कहा था कि मातृभाषा में होनी चाहिए, ना कि क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, जिस बच्चे की जैसी भाषा हो उसी भाषा में जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस वजह से जो आपका इसमें फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। एकीकृत पाठ्यचर्या में निम्नलिखित आयाम बाहर है। तो सबसे पहले मुद्दे हो गए, नियंत्रण हो गए, प्रक्रिया, या फिर आपका उन्नत विषय वस्तु आयाम। तो इसका बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसमें आपके मुद्दे, आपके प्रक्रिया और उन्नत ही आपके आयाम से बाहर होते हैं। तो उसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 86 में आपका क्या दिया हुआ है कि आपका संवेदी दिव्यांगता के प्रकार को पहचानिए। तो यहाँ पर समझना है आपको सेंसरी डिसेबिलिटीज के आपको प्रकार को यहाँ पर पहचाना है। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका बोनापन। ठीक है, आपका स्वयं प्रणीयता, या फिर आपका वाक एवं भाषागत दिव्यांगता, या फिर आपका विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता। तो आपका संवेदी का पूछा है। तो संवेदी में आपका स्पीच आ जाता है और लैंग्वेज। तो इसी वजह से जो है इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोनापन जो आपका शारीरिक से रिलेटेड हो गया। ऐसे ये जो आपकी बाकी जो बीमारी दी हुई है वो आपकी अलग चीज से, लेकिन जो आपका वाक हो गया और भाषागत ये आपका संवेदी से रिलेटेड है। तो आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 87। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ है। क्या अर्थ है? पुस्तकों से अधिगम कराना, या फिर आपका तथ्य को याद कराना, या फिर आपका मानसिक का विकास करना। इसके बाद है आपका प्राकृतिक विविधता का आनंद प्राप्त करना, डिग्रियों को प्राप्त करना, वास्तविकता से दूर रखना। तो ये जो है आपके सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखे। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुस्तकों का अधिगम करना। ठीक है, इसके बाद तथ्यों को याद करना, आपके फैक्ट को हम याद करते हैं, ये भी ठीक है आपका, ये भी गलत नहीं है जय कृष्णमूर्ति के अनुसार। इसके बाद है आपका मानसिक का विकास करना। तो ये भी चीजें बिल्कुल ठीक दे रखी है। और आपका डी प्राकृतिक विविधता का आनंद प्राप्त करना, ये भी सही है। लेकिन जो आपका डिग्रियों को प्राप्त करना, इनसे जो है ये चीजें जो नेगेटिव है ये इन्होंने नहीं कही थी। तो आपका जो थर्ड आंसर है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 88। और जो आपको एक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनके आंसर वो आपको यूजीसी नेट की जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी रिवाइज्ड होने के बाद, उसी के अनुसार जो आपको सारे आंसर बताए जा रहे हैं।
तो किसी भी आंसर में आपको कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि आपके एनटीए ने यही आंसर जो है आपके बिल्कुल सही माने हैं। यूजीसी के अकॉर्डिंग जो है यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी आपके लिस्ट वगैरह ही दे रखी है, लिस्ट फर्स्ट और आपका लिस्ट सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और इन्हें सोल्व करना उतना ही आसान है जितने आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो आपके टफ पड़ जाते हैं, लेकिन ये आपके ईजी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको एक भी आंसर पता होगा, एक भी चीजें आप अगर हिंट के द्वारा पहचान भी लेते हो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, आपका असमासिक परिचयन दे रखा है, आपका क्वार्टर सैंपलिंग दे रखा है, फिर आपका स्नोबॉल प्रतिचयन दे रखा है, आपका स्नोबॉल सैंपलिंग हो गया, आपका क्लस्टर हो गया, इसके बाद आपका क्रमबद्ध सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया। तो ये सब है आपके सैंपलिंग के प्रकार। तो इसमें जो है आपका असमाकी या कह सकते हो क्वार्टर सैंपलिंग, वो होता है आपका इस स्तर के नमूने को समतुल्य गैर संभाव्यता के लिए किया जाता है। ठीक है, इस वजह से जो है आपका फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। स्नोबॉल किसके लिए किया जाता है, स्नोबॉल जो है आपका ऐसा प्रयोग तब किया जाता है जब आप वंचित नमूने विशेषताएं दुर्बल हो। जैसे स्नोबॉल अगर आपको किसी एरिया में देखना है कि यहाँ पर इस एरिया में जो है एक ही बीमारी से कितने पीड़ित है, एक कोई हमने बीमारी ले ली तो उससे देखना है, तो आप एक बीमार व्यक्ति के पास जाओगे, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे पता है हॉस्पिटल में कौन कौन से मरीज जो है इस बीमारी से रिलेटेड आते हैं। तो आप उससे पता करोगे, वो दूसरे बंदे को कहेगा, वो दूसरा बंदा तीसरे बंदे को। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम पूरी जो वंचित नमूना होता है उसकी विशेषता को पहचान लेते हैं, उसकी तरीके से जो हम पूरी सैंपलिंग इकट्ठा कर लेते हैं। तो आपका बी का जो है थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्लस्टर। क्लस्टर का उपयोग कब किया जाता है, जब आपकी जनसंख्या व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई, जब आपका ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र जो है इसमें होता है। इसके बाद है आपका क्रमबद्ध। क्रमबद्ध किस चीज में किया जाएगा, जब आपका एन या फिर नाम चयन तकनीक को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी तकनीक का ही नाम बता रखा है, एन नेम सिलेक्शन जो है आपकी सिस्टमैटिक सैंपलिंग को कहा जाता है। तो इस तरीके से जो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 89। 89 में क्या दिया है, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस नीति से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक आपने 2020 एजुकेशन पॉलिसी से एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन आपने इससे कई क्वेश्चन जो है अपने देख लिए। तो इस प्रकार से आपको ये भी पता लग रहा है कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको अच्छे से पढ़नी है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इसमें दिया है, इसके अनुसार उच्च शिक्षा में अध्यापकों को निम्न निष्पादन को संज्ञान में लेना चाहिए। सबसे पहले अगली वेतन वृद्धि रोककर, औपचारिक कदम उठाकर, अध्यापक को हटाकर, एक जांच समिति गठित कर। तो देखो आपका फर्स्ट तो नेगेटिव चीजें हैं, आपकी थर्ड भी नेगेटिव चीजें, और एक जांच समिति को क्यों बिठाना आप टीचर के लिए, तो ये भी चीजें गलत है। क्या है आपका, औपचारिक कदम उठाकर। तो आपको जो है इसमें बिल्कुल सेकंड जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आपका 90। इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित में से रूबिक्स प्रयोग करता है। रूबिक्स से क्वेश्चन बनते ही है, रूबिक्स आपको पता ही होना चाहिए। आपका रूबिक्स जो है 2 यूनिट में दिया गया है। ठीक है, आपका ना सिर्फ 1 यूनिट में, 2 यूनिट में आपके सेकंड पेपर की। तो आपको इस तरीके से रूबिक को याद रखना होगा। रूबिक क्या है थोड़ा समझना होगा। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, रेटिंग स्केल पैमाने को कहते हैं, जांच सूची को कहते हैं, आपका शोषणीय ग्राफ को कहते हैं, तालिका को कहते हैं, या फिर आपका श्रेणीकरण पैमाने को। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपको सही बताना था। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। इसमें आपके रेटिंग स्केल का भी प्रयोग किया जाता है, प्लस में आपकी जांच सूची भी होती है, और साथ ही साथ आपके श्रेणी, आपके ग्रेडिंग सिस्टम को भी अपनाया जाता है। ये आपका एक असिस्टमेंट करने का तरीका होता है जिससे हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। रूबिक्स आपका कुछ और नहीं है, एक असिस्टमेंट करने का टूल है। आपको इतना ही समझना होगा, इससे आप आराम से निकालोगे। रेटिंग स्केल होता है, जांच सूची होती है और श्रेणी। आप जो है इसमें तालिकाओं का यूज नहीं करते, सोशियोग्राफी का भी यूज नहीं करते, तो इस वजह से जो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो हमने आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं आपका 91। ये सब क्वेश्चन जो आपके पैसेज मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं, जिसमें आपके लगभग बहुत सारे पैसेज मैंने कराए हैं जो कि आपके पेपर में आए थे। तो आप जाकर वो वीडियोस चेक कर लेना, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस कर रखी है। ये भी पता है किस तरीके से जो आप पैसेज सोल्व कर सकते हो, कम टाइम में जो है आप कितने अच्छी तरीके से अपना पैसेज सोल्व करो, और आंसर जो आपके सही होने चाहिए। तो सब चीजें जो है आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। ये दोनों ही पैसेज मैंने आपके डिस्कस करा रखे हैं, तो आप जाकर चेक कर लेना। उसका लिंक जो है आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, या फिर आप सीधा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारी चीजें जो है आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, आपका आज यूजीसी नेट जो आपका जून का पेपर था वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम आपके जो आपका एग्जाम फरवरी में हुआ था
आपका एग्जाम तो फरवरी में हुआ था, लेकिन जो आपका पेपर था वो आपका दिसंबर 2022 के लिए था। तो हम उसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिखाइए ताकि हम ऐसे ही आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें करा सके। थोड़ा सा आप भी हमें मोटिवेट कीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।